नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो जेम स्टोन्स पे आधारित है, यानी कुंडली के आधार पर किस प्रकार से रत्नों का चुनाव किया जाए। वैसे इस टॉपिक पे मैंने 20 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज का ये वीडियो कुंडली में जो अकारक ग्रह होते हैं उस पे आधारित है, यानी अकारक ग्रहों के रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। क्या अकारक ग्रह के रत्न नुकसान करते हैं? क्या अकारक ग्रह वाकई जातक के लिए अशुभ होते हैं, हानि पहुंचाते हैं? इसको मैं रत्न के पर्सपेक्टिव में यानी जेमस्टोन्स के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। आइए इस चीज़ को देखते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। दूसरे और सातवें भाव का स्वामी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मारक कहा जाता है। तो दूसरे में 4 नंबर राशि है तो इसको स्वामी चंद्रमा, और सातवें में 9 नंबर है यानी इसका स्वामी गुरु। ये मारक कहा जाता है। तो इस जातक के अनुसार यानी मिथुन लग्न के जातक के लिए सामान्यतः ज्योतिषी चंद्रमा को, गुरु को, साथ ही इसको मारक बोलेंगे यानी इसको भी अकारक मान लीजिए, सूर्य को, मंगल को ये अकारक बोलेंगे। तो किसी भी स्थिति में यदि आप इसका रत्न पहनते हैं तो ज्योतिषी महोदय यही बोलेंगे कि ये ग्रह अशुभ है आपके लिए, इसको मत पहनिए, नुकसान होगा। क्या सिर्फ इस बेस पे कि ये कुंडली के त्रिकोण भावों के स्वामी नहीं है? त्रिकोण भाव कौन सा? पहला त्रिकोण जैसे लग्नेश, ये लग्नेश हुआ यानी लग्न भाव हुआ, ये पंचम भाव हुआ और ये नवम भाव हुआ। तो सामान्यतः वैदिक ज्योतिषी लग्नेश का यानी 3 नंबर है तो लग्नेश हो गया बुध, पंचमेश का यानी 7 नंबर है तो पंचमेश हो गया शुक्र, और नौमेश का 11 नंबर हो गया यानी शनि। तो इसको कारक बताएंगे और इसी का रत्न बताते हैं। तो मेरा सामान्य सा नियम यही है, कॉन्सेप्ट ये है कि क्या सभी जातक को हर एक स्थिति में ये जो लग्नेश, पंचमेश और नौमेश होते हैं क्या इसी का रत्न पहनना चाहिए? क्या बाकी भावों के जो स्वामी हैं वो आपके लिए अशुभ होते हैं, अकारक होते हैं? क्या वो हमें कुछ नहीं देते हैं? क्या उनसे कोई लाभ नहीं है? क्या उसका रत्न नहीं पहन सकते हैं? इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जब भी मैं जातक को जेमस्टोन का कंसल्टेशन देता हूँ और मैं रत्न बताता हूँ तो लोगों के सामान्य प्रश्न आते हैं कि मेरी कुंडली के अनुसार ये अकारक हो गया है तो ये अशुभ है, तो इसका रत्न मुझे लाभ देगा या नहीं देगा। तो इसलिए ये वीडियो डिटेल में है, इसको समझिए और फिर आप स्वयं निर्णय लीजिए कि आपने अब तक अकारक और अशुभ किसे समझा है और क्यों समझा है। तो ये कुंडली मेरे पास आती है जेमस्टोन कंसल्टेशन के लिए। अब मैं जो जेमस्टोन कंसल्टेशन देता हूँ वो इस बात पे बेस्ड होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट को यानी आपकी आवश्यकता को कौन सा ग्रह पूरा करने में सक्षम है। सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए, आपकी जो आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरा करने में जो सहायक है वो आपके लिए हेल्पफुल हो गया। यदि आपको पैसे की आवश्यकता है और आपका कोई भी रिलेटिव, परिवार का सदस्य यदि आपको पैसा दे रहा है तो वो आपके लिए लाभदायक हो गया, हेल्पफुल हो गया। वैसे ही कुंडली में आपको पैसे की आवश्यकता है, जो ग्रह पैसा दे रहा है वो आपके लिए लाभदायक हो गया। अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, यानी जो ग्रह आपको स्वस्थ होने में सहायता कर रहा है, बीमारी से रिकवर होने में सहायता कर रहा है, वह ग्रह आपके लिए अच्छा हो गया, लाभदायक हो गया। सामान्यतः जेमस्टोन कंसल्टेशन जो जातक लेते हैं तो सबका 90% लोग तो फाइनेंस के लिए ही चाहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहे। तो इनका भी वही था, फाइनेंस के लिए ही था। तो मैं जो केपी कुंडली के हिसाब से रत्न बताता हूँ, आपको इस लग्न वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ आने के बाद इस केपी वाले सेक्शन में आना है। केपी में आ जाएंगे, यहाँ से स्लाइड के द्वारा आप आ जाएंगे इस नक्षत्र नाड़ी में। यहाँ अब इसमें मैंने उनको सूर्य का रत्न बताया था, चंद्रमा का रत्न बताया था, शुक्र का रत्न बताया था, ये केतु का बताया था, राहु का बताया था। मैं किसी भी जातक की कुंडली के अनुसार जो भी अधिकतम रत्न निकलते हैं मैं उनको बता देता हूँ कि ये आप ध्यान में रख लो और एक रत्न को एक बार में ट्राई करना है। अब ये मैंने क्यों बताए थे 5 रत्न?
और फिर मैंने किसको उनको स्ट्रांगली रिकमेंड किया और बाकी के बारे में क्या कंडीशंस मैंने बताया वो मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 24 नवंबर 2023 से हमारा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू हो रहा है। इस कोर्स की फ़ी वन टाइम 32,000 रुपये है। इंस्टॉलमेंट में यदि आप देना चाहते हैं तो 17,500 का 2 इंस्टॉलमेंट देना होगा। इस कोर्स में टोटल 42 क्लास होते हैं। क्लास की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। प्रत्येक क्लास कम से कम 2 घंटे का होता है, अदरवाइज़ कभी कभी 2.5 घंटे की भी हो जाती है। क्लास रात में होगी, सप्ताह में 2 दिन होती है, रात में 8 से 10 बजे का। नॉर्मली सैटरडे संडे को क्लास होती है। बाकी बैच में जो भी लोग होते हैं उनकी आपसी सहमति के हिसाब से दिन चेंज भी किया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्लास की टाइमिंग रात में ही रहती है। यदि आप अकेले सीखना चाहते हैं, 1 to 1 आपकी इच्छा है कि आप पर्सनल सीखें, तो इस स्थिति में भी आप सीख सकते हैं। कोर्स की फ़ी रहेगी 1.24 लाख रुपीज़। आप अकेले सीखेंगे, कोर्स कंटेंट सारे सेम रहेंगे। जो ग्रुप में कोर्स कंटेंट होता है वहीं पूरा इसमें होगा। अब आप अकेले रहेंगे तो अकेले के हिसाब से जो क्लास की संख्या होती है वो नॉर्मली कम हो जाती है। कोर्स कंटेंट सेम रहेगा, कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोर्स में ग्रुप में 8 से 10 लोग होते हैं, तो 10 लोगों पे ध्यान, सबके प्रश्नों का उत्तर देना, तो क्वेश्चन आंसर सेशन में समय ज़्यादा जाता है। जबकि आप अकेले हैं तो फिर आपके प्रश्न होंगे, तो उस हिसाब से या तो क्लास की ड्यूरेशन कम होगी, यदि आप अकेले पढ़ते हैं आधे 1.5 घंटे की क्लास होगी तो फिर वहीं 40-42 क्लास होगा, और यदि 2 घंटे की क्लास होगी तो वहीं 34-35 क्लास होगा, 36 क्लास होगा। इस प्रकार से आप अकेले पढ़ें या ग्रुप में पढ़ें, दोनों ही स्थितियों में क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है। आप किसी भी प्रकार के एस्ट्रोलॉजी के कोर्स, वास्तु के कोर्स या मुझसे कंसल्टेशन, चाहे वास्तु कंसल्टेशन हो या कुंडली कंसल्टेशन हो, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली कंसल्टेशन 3200 रुपये होता है। सिर्फ जेमस्टोन कंसल्टेशन चाहते हैं तो 1500 रुपये होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक और जो मेरी सर्विसेज है उसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। सूर्य का रत्न मैंने इनको क्यों बताई? सूर्य ग्रह का जो नक्षत्र गुरु है वो 6, 7, 10, 11 धन के नंबर को दे रहा है। 5 और 11 भी धन के भाव को दे रहा है। यहाँ जो पंचम भाव होता है वो धन के नुकसान को बताता है। लेकिन ये जातक जो हैं ये सलून के बिजनेस में, जो स्पा सेंटर है उसके बिजनेस में है, तो उनके लिए सपोर्टिव है। यदि सलून बिजनेस नहीं होता तो ये 5 धन की नुकसान कराता है, 12 भी धन का नुकसान कराता है। तो फिर इस स्थिति में मैं उनके काम के हिसाब से इसको सजेस्ट नहीं करता। तो ये पहला इस बेस पे सजेस्ट किया। चंद्रमा में आते हैं। चंद्रमा 212 अच्छा है धन के इन्वेस्टमेंट के लिए, धन के खर्चों को भी कराता है, इन्वेस्टमेंट को भी बताता है। इसका नक्षत्र मंगल 11th हाउस का रिजल्ट दे रहा है और सब लॉर्ड केतु 6, 7, 10, 11 का रिजल्ट दे रहा है। तो इस आधार पर चंद्रमा काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसका रत्न मोती इनको सजेस्ट किया और सूर्य के लिए माणिक्य को सजेस्ट किया। इसके बाद जब हम आते हैं राहु को देखेंगे तो राहु में स्टार लेवल पे अच्छा रिजल्ट है, सब लॉर्ड लेवल पे भी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन प्लेनेट लेवल को राहु और केतु में आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस प्लेनेट लेवल में राहु में 8 और 12 हाउस है, चौथे हाउस के साथ में है, और छठा भी, यानी सारे हाउस के साथ ही 8 और 12 जुड़ेगा। तो 8 और 12 जब ऐड होता है तो नॉर्मली जिस हाउस के साथ ऐड होता है उसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता है। तो लाइजनिंग का काम, कमीशन का काम यदि आप कर रहे हैं या फिर मल्टीपल काम को आप अरेंज कर रहे हैं तो इस स्थिति में राहु का रत्न आपके लिए लाभ देता है। इनके 3 स्पा सेंटर ऑलरेडी हैं, फिर थोड़ा सा अपने काम को और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी ये इच्छा है कि कुछ और लोगों को जोड़ें। जैसे आप लोगों के साथ जोड़ते हैं, जोड़ने की जो क्वालिटी होती है, ये एक्टिविटी होती है तमस की, माइंडसेट होती है। आदमी की माइंडसेट 3 प्रकार की होती है, रजस, सत्व, तमस। तमस जो होता है लोगों को जोड़ के लेके चलना, और राहु जो है वो बहुत अच्छा है, तमस की एनर्जी इसकी बहुत अच्छी होती है। तो यदि आपका वर्क और आपका माइंडसेट दोनों तमस वाली है और राहु आपके लिए सूटेबल है तो उसके रत्न को आप पहन सकते हैं। तो मैंने इनको बताई कि आप उनकी मेंटलिटी से मैच हुआ, तो फिर मैंने कहा कि ये रत्न आप पहन सकते हैं। इसके ठीक उलट यदि इनकी माइंडसेट तमस वाली नहीं होती तो फिर मैं इनको राहु का रत्न सजेस्ट नहीं करता।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं केतु। केतु प्लेनेट वाइज अच्छा है, स्टार लेवल पे 1 4 12 है, कोई समस्या की बात नहीं है, और सब लॉर्ड लेवल पे गुरु है, ये भी अच्छा है। तो केतु के लिए भी मैंने इनको लहसुनिया या टाइगर आई दोनों पहन सकते हैं, ये मैंने सजेस्ट किया। अब जैसे ही, और शुक्र का रत्न भी मैंने इनको बताया, शुक्र का रत्न भी, शुक्र भी अच्छा है 511, जो कि इनका स्पा का बिजनेस है, बढ़िया है। चंद्रमा भी अच्छा है और गुरु भी अच्छा है। तो अब मैंने इनको 3 रत्न, सूर्य, चंद्र, शुक्र, ये चारों निर्विवाद रूप से बताई, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के कि इनको आप पहन सकते हैं। राहु कंडीशन के साथ थी, तमस वाली इनकी एक्टिविटी थी, माइंडसेट थी, उस आधार पे था। कोई भी रत्न इसमें ऐसा नहीं है कि ये 1 नंबर पे ये पहने, 2 नंबर पे ये पहने, ऐसा नहीं है। कोई भी रत्न को आप कभी भी इसमें से जो मैंने इनको सजेस्ट किया वो ये पहन सकते हैं। मेरा ये सजेशन होता है कि एक रत्न को एक बार में पहने, जिससे हो सकता है कुछ ऐसे रत्न होते हैं जिनकी एनर्जी आपके लिए सूटेबल ना हो। वैसे जो लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी रत्न को पहनने से पहले जो मेरा सजेस्ट किया हुआ है उसकी फ़ोटो आप मुझे भेज दो, मैं आपको बता दूंगा ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं। अदरवाइज़ एक बार में एक रत्न को आप पहनिए, 1 से 1.5 महीने पहन कर चेक कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो फिर उसके साथ दूसरे रत्न को पहनिए, फिर 1 से 1.5 महीने चेक कीजिए, अच्छा रिजल्ट है तो फिर तीसरे को पहनिए। इससे क्या होता है, यदि कोई रत्न बीच में सूटेबल नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगी कि इस रत्न को पहनने के बाद से समस्या हो रही है और आप उस रत्न को उतार सकते हैं। यदि एक साथ आपने 2 या 3 रत्न को पहन लिया तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस स्टोन से लाभ मिल रहा है और किस से नुकसान हो रहा है। तो ये 4 रत्न इनके लिए निर्विवाद रूप से मैंने कहा सही है, और राहु का मैंने इनको बताया कि आपके माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। चलिए, अब इसके बाद जैसे ही ये बात होती है, अब मन में प्रश्न ये आता है कि मेरा मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न के लिए सूर्य का रत्न कोई नहीं बताएगा, चंद्रमा का रत्न कोई नहीं बताएगा, शुक्र केतु राहु के तो लोग बताएंगे। अब इनका क्यों पहनना, उसमें भी चंद्रमा तो मारक है, इसका क्यों पहनना। तो देखिए, जो दूसरे और 7वें भाव के स्वामी को हम मारक बोलते हैं, मेरी जो समझ है अब तक जो मैंने समझा है, ये जब जिस जातक की मृत्यु यानी उम्र पूरा हो गया है, मृत्यु का समय आता है, तभी इस मारक और बाधक भाव का रोल होता है। कुंडली के जो दूसरे भाव, ये 2nd हाउस और 7th हाउस, जब उम्र पूरा हो गया तभी ये मृत्यु देते हैं। अदरवाइज धन का सबसे प्रमुख, विशुद्ध रूप से धन का भाव दूसरा है। यदि कुंडली में दूसरे भाव का स्ट्रेंथ अच्छा ना हो तो पैसा जातक के पास रुकेगा ही नहीं। मैंने दूसरे भाव पे आधारित 3-4 वीडियो बनाए हैं, आप उसको देखिएगा, क्लासरूम वीडियो, और अपनी कुंडली से आप मैच करके देखिएगा। 7th हाउस दूसरे संतान का, जीवन साथी का, बिजनेस का, डेली इनकम का, ये 7th हाउस होता है। तो ये 7th हाउस और 2nd हाउस के रिजल्ट लोगों को ना मिले तो फिर जीवन का औचित्य क्या, जीवन में मिलना क्या। तो ये 2nd और 7th को हर बार हर स्थिति में आप ये दिमाग में मत लाइए कि ये मारक हैं तो ये खराब करेंगे तो ये नुकसान करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये मेरा टेस्टेड है सैकड़ों कुंडलियों पर, और आप स्वयं ही, आप देखिए, मेरी या दूसरे तीसरे की बात छोड़िए, आप स्वयं अपने दिमाग से समझिए, सीखिए। कि मेरा ये मानना है कि किसी के भी बात को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, चाहे मैं हूँ या दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर। आप जिस भी कॉन्सेप्ट को जहाँ से भी सीखते हैं, किसी वीडियो में देखते हैं, आप उसको कुंडलियों पर अप्लाई कीजिए, देखिए। इसमें किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं का ही नुकसान करेंगे। आप खुद ही सोचिए, 2nd हाउस धन का विशुद्ध भाव है, यदि ये मजबूत आप नहीं करेंगे तो फिर धन कैसे आएगा, इसका स्वामी कैसे खराब हो जाएगा जो धन देने वाला भाव है। 99% लोगों की आवश्यकता धन की है, तो कैसे ये धन वाला भाव खराब हो सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। 6ठा भाव धन देता है, ये परिश्रम वाला धन देता है, मेहनत करा के आपको धन देता है। 10th हाउस भी ये आपके प्रोफेशन, काम का है, धन का इसका डायरेक्ट संबंध नहीं है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा का इससे संबंध होता है, और इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में धन आता है, यानी डायरेक्टली ये धन से इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्टली धन का भाव दूसरा ही है, और 6ठा भाव मेहनत परिश्रम के द्वारा मिलने वाले धन का है। तो इसलिए 2nd हाउस को कभी भी आप बुरा मत मानिए।
ये धन, यदि आपकी इच्छा है, धन का रिक्वायरमेंट है, तो ये धन ही। एस्ट्रो वास्तु में मैंने जो वीडियो बताई है उसमें सिंपली ये कहा है, आप भी ट्राई करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में जो भी ग्रह है, यदि बुध बैठा हुआ है तो बुध के डायरेक्शन नॉर्थ में आप अपने पैसे रखने के स्थान को रख दीजिए, पैसा रखिए, गुल्लक रख दीजिए, वहाँ रोज़ पैसा डालिए। यदि सेकंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र के साउथ ईस्ट में आप अपना गुल्लक रख दीजिए, प्रतिदिन उसमें कुछ ना कुछ पैसे डालिए। यदि यहाँ शनि बैठा है तो पश्चिम दिशा में रख दीजिए और प्रतिदिन पैसे डालिए। आप देख सकते हैं 1 से 1.5 महीने आप इस रिज़ल्ट को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको चेंज फील होगा। वो चेंज भले 5% हो या 50% हो, वो डिपेंड करेगा आपके वास्तु पे कि कितने वास्तु दोष हैं और किस प्रकार से हैं, लेकिन चेंज होना और रिजल्ट होना निश्चित है, ये आपको मिलेगा। तो ये मारक और बाधक, इस कन्फ्यूज़न और इस भ्रम में मत पड़िए। अब इस बेस पे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया जेमस्टोन का, तो इसमें पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि जातक का रिक्वायरमेंट धन है, पैसा है, उस बेस पे मैंने ये चीज़ें इनको रखी। अब इसी कुंडली पे बताता हूँ, यदि मान लो इस जातक को हेल्थ संबंधित समस्या होती, तो हेल्थ रिकवरी की उनकी इच्छा होती कि बीमारी काफ़ी परेशान रही है, तो मैं कौन सा ऐसा रत्न पहनूँ जिससे मुझे हेल्थ की रिकवरी हो। तो हेल्थ की रिकवरी के लिए 1-5 सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पहला और पाँचवा भाव। तो इसमें सबलॉर्ड लेवल पे हम देखेंगे तो सूर्य में सबलॉर्ड लेवल पे पंचम भाव है, जो हेल्थ की रिकवरी को बताता है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप सूर्य का रत्न पहनिए निर्विवाद रूप से। सूर्य का रत्न पहनने पे ये हेल्थ रिलेटेड मैटर में लाभ देगा। सूर्य का रत्न क्यों? क्योंकि इसके सबलॉर्ड लेवल पे पंचम भाव है, जो छठे का 12वां होता है, यानी बीमारी में कमी करता है। तो इसलिए मैं इस रत्न को सिर्फ एक बताऊंगा। ये जेमस्टोन का अकारक ग्रह कहें, कारक ग्रह कहें, शुभ ग्रह कहें या अशुभ ग्रह कहें, जिस प्रकार से आपको कहना है और समझना है उसको समझिए, लेकिन मेरे हिसाब से यही कॉन्सेप्ट है जेमस्टोन को सेलेक्ट करने का और कारक और अकारक के भ्रम जाल से बाहर निकलने का। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।